नमस्कार। आज हम चोल साम्राज्य की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नौसेना समंदर पर राज करती थी और जिसके बनाए मंदिर आज भी इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने माने जाते हैं। तो चलिए इस महान वंश की कहानी को करीब से जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा भारतीय साम्राज्य जिसकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि उसकी धमक से दक्षिण पूर्व एशिया का समंदर भी कांपता था, और जिनके बनाए मंदिर बिना किसी आधुनिक तकनीक के आज 1000 साल बाद भी शान से खड़े हैं। तो आखिर क्या थी चोलों की महानता का राज? असल में इनकी ताकत 3 स्तंभों पर टिकी थी। एक, उनकी जबरदस्त नौसेना जिसने समंदर पर कब्जा किया। दूसरा, उनकी हैरान कर देने वाली वास्तुकला। और तीसरा, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है 9वीं शताब्दी में। उस समय दक्षिण भारत की 2 बड़ी शक्तियां, पल्लव और पांड्य, आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो चुकी थीं, और इसी सियासी खालीपन के बीच से एक नई ताकत का उदय हुआ। इस कहानी के पहले हीरो थे विजयालय। वो पल्लवों के अंडर एक छोटे से शासक यानी सामंत हुआ करते थे। उन्होंने सही मौका देखा और तंजौर पर कब्जा करके चोल वंश की नींव रख दी। उनके बेटे आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पूरी तरह से हराकर चोलों को एक आजाद ताकत बनाया। फिर आए परांतक प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य को और भी फैलाया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर 949 ईस्वी में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। परांतक प्रथम ने जब मदुरै को जीता तो उन्होंने एक उपाधि धारण की, मदुरै कोंडा। इसका मतलब था मदुरै का विजेता। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये पूरे दक्षिण भारत में चोल शक्ति के उदय का एक जोरदार ऐलान था। तक्कोलम की लड़ाई चोलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उन्हें बुरी तरह हराया, और इस जंग में चोल राजकुमार राजादित्य भी मारे गए। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद चोलों की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो तूफान से पहले की शांति थी। और उस शांति के बाद जो दौर शुरू हुआ, उसे आज हम जानते हैं चोलों के स्वर्ण युग के नाम से। ये 2 ऐसे महान सम्राटों का दौर था जिन्होंने चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और इस सुनहरे दौर का आगाज किया राजराज प्रथम ने। उन्होंने सारे विद्रोहों को सख्ती से खत्म किया, उत्तरी श्रीलंका को जीता, और फिर 1010 ईस्वी में तंजौर में बनवाया बृहदेश्वर मंदिर। मतलब एक ऐसा अजूबा जो आज भी देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं एक सवाल उठता है जो आज तक इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। बिना किसी मॉडर्न क्रेन या मशीन के 80 टन वजनी एक पत्थर 216 फुट की ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया? ये चोलों के इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। राजराज के बेटे राजेंद्र प्रथम ने तो इस विरासत को एक नए लेवल पर ही पहुंचा दिया। उनकी सेनाएं उत्तर भारत तक जा पहुंची और वहां से गंगा का पवित्र जल लेकर लौटी, और इसी ऐतिहासिक जीत के सम्मान में उन्होंने अपनी एक नई राजधानी बसाई, गंगईकोंड चोलपुरम। ये जो लाइन है ना, बंगाल की खाड़ी एक चोल झील बन गई, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। राजेंद्र प्रथम की नेवी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि बे ऑफ बंगाल पर उनका एक छत्र राज था, जैसे वो कोई झील हो। उनका असर अंडमान से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट्स तक फैला हुआ था। इन 2 महान राजाओं के बाद भी चोलों का दबदबा कम नहीं हुआ। इसका सबसे शानदार उदाहरण है कोप्पम की लड़ाई। जब युद्ध में राजाधिराज प्रथम मारे गए तो उनके भाई राजेंद्र द्वितीय ने हिम्मत नहीं हारी। जरा सोचिए, उन्होंने युद्ध के मैदान में ही अपना राज तिलक किया, सेना को लीड किया और आखिर में जीत हासिल की। लेकिन देखिए, चोलों की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है मंदिरों में गूंजती प्रार्थनाओं की, साहित्य की, और एक बेहद गहरी सांस्कृतिक विरासत की। उस दौर के समाज को देखें तो भक्ति की 2 बड़ी धाराएं थीं। जो भगवान विष्णु को मानते थे वो आलवार कहलाते थे, और जो भगवान शिव के भक्त थे वो नैनार कहलाते थे। इन संतों और उनके भजनों ने तमिल समाज और धर्म पर एक बहुत गहरा असर डाला। इस दौर में सिर्फ तलवारें ही नहीं, बल्कि कलम भी खूब चली। कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी, इन तीनों को तमिल साहित्य के त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। खास तौर पर कंबन, जिन्होंने तमिल रामायण लिखी, वो आज भी एक महान कृति मानी जाती है। अच्छा, अब जरा उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर एक नजर डालते हैं। पूरा साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिन्हें कहते थे मंडलम। हर लेवल पर अधिकारी होते थे, जिनमें बड़े अधिकारियों को
पेरुंदरम कहा जाता था। इनकी इकोनॉमी का आधार था जमीन का टैक्स, जो फसल का 1/3 हिस्सा होता था, और इसी पैसे से चलती थी उनकी विशाल सेना और बनते थे वो भव्य मंदिर। लेकिन जैसा कि होता है, हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है। चोलों का भी हुआ। वक्त के साथ उनकी पकड़ और ताकत दोनों कमजोर पड़ने लगी। अधिराजेंद्र की मौत के बाद कुलोतुंग प्रथम ने एक नई शुरुआत की, जिसे बाद के चोल या परवर्ती चोल वंश कहते हैं। उन्होंने अपना ध्यान लड़ाइयों से हटाकर व्यापार और डिप्लोमेसी पर लगाया। लेकिन इस दौरान साम्राज्य की पकड़ लगातार कमजोर होती गई और उनके पुराने दुश्मन पांड्य एक बार फिर ताकतवर होकर उन्हें चुनौती देने लगे। और आखिरकार साल 1279 में पांड्य शासक कुलशेखर ने चोलों की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और इसी के साथ 400 साल से भी ज्यादा लंबे एक गौरवशाली साम्राज्य का सफर थम गया। तो चोल साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर आज भी उनकी बात करना इतना जरूरी क्यों है? उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों में नहीं है, वो जिंदा है नटराज की उन खूबसूरत कांस्य मूर्तियों में, गांव के लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस की उनकी व्यवस्था में, और समंदर पार व्यापार करने की उनकी हिम्मत में। उनकी कला, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी दूर की सोच ने भारतीय सभ्यता पर एक इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि जब भी भारत के इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, चोल साम्राज्य का अध्याय हमेशा सूरज की तरह चमकता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। चोलों की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र थे उनके बंदरगाह। क्या पता कर सकते हैं कि चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? इसका जवाब ढूंढिएगा जरूर, क्योंकि ये उनकी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।